इस बेस पे बीजेपी को डाला है वो भी गलत चीज़ है। राम के नाम पर भी मोदी जी को 400 सीटों से ऊपर देने के लिए हिंदू वोटिंग करेंगे। गरीब तो हमेशा ही मजे में रहता है, उसको चावल फ्री मिल जाता है, सब फ्री, बीच में लटकता है मिडिल क्लास। उन्होंने देश को सुरक्षित हाथों में दिया है, आज आतंकवादी इस देश की तरफ देखने से डरते हैं, थर्राते हैं। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। नमस्कार। लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और सारे नेता अब चुनावी रण में उतर चुके हैं और सारे नेता चुनावी कसरत भी जारी रखे हुए हैं। सभी अपने अपने दमखम खेल रहे हैं चुनावी रण में कि कौन जीत करके सरकार में बैठ जाए। आज हम आए हुए हैं अनुपम गार्डन में, जहां पर लोग सामान्य तौर पर शारीरिक कसरत करने के लिए पहुंचे रहते हैं और हमारे साथ यहां कुछ जनता जुड़ी हुई है रायपुर की। हम उनसे जानेंगे यहां के लोकसभा चुनाव के बारे में। नमस्कार, आपका नाम? जय शर्मा जी। लोकसभा प्रत्याशी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने उनके प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं और दोनों प्रत्याशी अब चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। आप किसकी सरकार लाना चाहेंगे? अभी फ़िलहाल छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार को हटा करके जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो विकास की शुरुआत तो ऐसे हो चुकी है, लेकिन केंद्र में एक तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चुनाव तो होना है, पर लोगों ने यह मूड पहले ही बना लिया है कि सरकार किसकी लानी है। लोगों ने तय कर लिया है कि फिर से मोदी जी की सरकार फिर से आएगी। उन्हीं की सरकार में सब सुरक्षित है, विकास हो रहा है और सभी तरीके की सुविधाएं लोगों को, गरीबों को भी मिल रही है। फिर से मोदी सरकार, ये क्यों? फिर से मोदी सरकार इसलिए कि पिछले 10 वर्षों में जो भारत ने विकास की दर पकड़ी है वो पिछले 60 वर्षों में जो कांग्रेस की सत्ता रही है वो उससे बहुत ही ज़्यादा है। लोगों ने देश को सुरक्षित हाथों में दिया है, आज आतंकवादी इस देश की तरफ देखने से डरते हैं, थर्राते हैं और विकास के साथ साथ एक तरीके से धर्म की भी रक्षा की है। आज जैसा भी रहा, हिंदू धर्म की रक्षा हुई है, राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है जो कि हिंदुओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हर एक हिंदू इस नाम पर भी इस बार वोट देगा। राम के नाम पर भी मोदी जी को 400 सीटों से ऊपर देने के लिए हिंदू वोटिंग करेगा। जी, ये कह रहे हैं कि भगवान राम के नाम पर भारत की जनता मोदी जी को वोट करेगी। आप कैसे देखते हैं इसे? मोदी जी है इसलिए मुमकिन है सब चीज़, और मोदी जी जो अहम फैसला अपने इन विगत वर्षों में जो लिया है वो आज तक ही कोई नहीं ले पाया है। जैसे अभिनंदन 24 घंटे में उसको वापसी, ये एक बहुत बड़ा उनका मतलब दहशत का काम था जो पाकिस्तान वालों ने उन्हें 24 घंटों के अंदर वापस भारत भेजा था। उसके बाद राम मंदिर का फैसला, और आज मतलब धर्म को लेके भी जो उन्होंने इतना बड़ा मंदिर जो 500 सालों से पड़ा हुआ था, इसका सुनवाई भी मोदी जी के चलते में ही हुआ है। और आज सनातन की रक्षा भी वो एक सूत्री कर रहा है, मतलब एक तरफ से देखा जाए तो हमारा धर्म बचेगा तभी तो राष्ट्र बचेगा। तो क्या सिर्फ धर्म के नाम पर ही प्रधानमंत्री को तीसरे बार चुनकर लाना काफ़ी रहेगा या और भी काम आप देखते हैं? धर्म तो सेकेंडरी है। मैं बताया ना कि उन्होंने मतलब देश को आगे बढ़ाने के लिए भी जो इतना सब बड़ा बड़ा काम किया है, ये अभिनंदन को 24 घंटे में वापसी लाना, ये धर्म का मुद्दा नहीं है। ये आज हमारे भारत देश की उपलब्धि में ही गिना जाएगा कि भारत देश में ऐसी स्थिति निर्मित की है नरेंद्र मोदी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कि जिसके चलते में उनको 24 घंटे के अंदर भारत वापस भेजना पड़ा। अगर विकास और धर्म दोनों को लेकर सर्वसमावेशी संतुलित विकास का काम किया है, धर्म को भी साथ लेकर के चला है, विकास को भी लेकर चला है, गरीबों की भी रक्षा की है, गरीबों की उनकी ज़रूरत मूलभूत सुविधाएं, अंत्योदय का जो सिद्धांत होता है कि गरीबों की थाली में खाना हो, एक छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा है। आज से 10 साल पहले लोग शौच करने के लिए लोटा लेकर के जाते थे और गली में सुरक्षा नहीं थी, शौच के नाम पर महिलाएं असुरक्षित थी, गंदगी था। आज 10 साल के बाद भारत में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। ये क्यों हुआ? 60 साल इसकी इंतजार करने क्यों पड़ा हमको? आज कम से कम सुरक्षित है, देश भी सुरक्षित है, गरीबों को सेवाएं मिल रही है, सारी स्वास्थ्य से लेकर सारी सुविधाएं, ये तो किया ही, साथ में धर्म की भी रक्षा की है। मतलब सर्वसमावेशी विकास जो है मोदी जी के हाथ में ही है और उन्हीं के हाथ में हम देना चाहते हैं अगले 5 साल जो है वो जी। और आगे अब सोचेंगे जी। छत्तीसगढ़ में भी इस बार बीजेपी की सरकार चुनकर आई है और अब लोकसभा का चुनाव सामने है। केंद्र में आप किसकी सरकार चाहेंगे? केंद्र में बीजेपी की सरकार चाहिए, आना चाहिए 400 के आसपास पार। क्या कारण है इसका? क्या कारण? देश का विकास बीजेपी कर रहे हैं और क्या गरीबी हटाने का 370 धारा जो हटाया कश्मीर का, और जो गरीबी देख रहे हैं, मतलब ये सब ज़रूरी है भी है।
वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है डबल इंजन सरकार के दावे करती है और दावों में वो अपने बहुत सारे कामों को गिनाती है। आप कैसे देखते हैं कि आप यदि रायपुर लोकसभा में देखें या छत्तीसगढ़ को पूरे देखें कि केंद्र सरकार का यहाँ क्या योगदान रहा है? केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, इसलिए केंद्र का भी जरूरी है। दोनों एक ही सरकार रहेगा सेंट्रल और स्टेट में, तभी तो विकास हो पाएगा ना। ऐसा है 400 पार का जो 400 आंकड़ा पार का जो नारा लेके है, चल रहे हैं लेके चल उसका रहे हैं, सबसे बड़ा कारण सबसे ये बड़ा है कारण वही है। कि जो कांग्रेस सरकार ने दंड संहिता लागू किया, दंड देने का अधिकार किसको था? ये दंड कौन देता था? अंग्रेज शासनकाल। जो कांग्रेस ने उनकी पोथी पुराण को उठा के अपना संविधान में लागू कर दिया। ये 400 पार का आंकड़ा इसलिए लाया गया है क्योंकि राज्यसभा में अपने को जो अपना संविधान पारित करना है, उसमें फेरबदल करना है, उसमें हमको 375 प्लस वो मतलब सीट चाहिए, तब जाके हमारे संविधान में हम फेरबदल कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ। इसलिए मोदी जी ने 400 पार का आंकड़ा पकड़ा है, क्योंकि इनको अपने संविधान में दंड संहिता को हटा के न्याय संहिता में परिवर्तित करना है। हाल ही में कांग्रेस ने जब अपनी घोषणा पत्र जारी किए और उसके बाद भी वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आ रहे हैं, तो वो बार बार ये कहते हैं कि ये जो संविधान में बदलाव होंगे ये देश के लिए अच्छे नहीं होंगे। तो क्या ये जो परिवर्तन अगर तीसरी बार मोदी सरकार आती तो क्या ये संविधान के बदलाव देश के हित में होंगे या नहीं होंगे? देश के हित में ही होंगे। कांग्रेस सरकार इसलिए इस चीज़ से नकार रही है क्योंकि वो परिवर्तन से डरती है, क्योंकि इसने अपने हित के लिए इन सब चीज़ों को लागू करके रखा है। और भाजपा सरकार सर्वहित में काम कर रही है, वो किसी व्यक्तिगत हित में काम नहीं कर रही है, इसलिए कांग्रेस सरकार इन चीज़ों से डर रही है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अगर हम रायपुर लोकसभा की बात करें, अब यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी आ गए हैं। बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं पिछले 8 बार के विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो पिछली सरकार में विधायक थे। तो इनकी चुनौती कैसी रहेगी और क्या क्या सामना करना पड़ेगा? ये छत्तीसगढ़ के लिए सबसे सुनहरा अवसर में गिना जाएगा, क्योंकि अभी तक के छत्तीसगढ़ की जनता, हमारे रायपुर की जनता सांसद का पावर नहीं जानता था। आज हमारे लोकप्रिय सांसद मतलब विधायक माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को यहाँ से लड़ने का मौका मिला है। वो अभी जीत के हमारे संसद में बैठेंगे ना, तो वो असली सांसद का जो पावर होता है वो अब रायपुर वालों को देखने को मिलेगा, यहाँ की विधानसभा की जनता को। जी, ये बताइए कि 8 बार के विधायक रहे, उन्हें हर बार यहाँ विधायक के तौर पे चुना, पहली बार सांसद के रूप में केंद्र सरकार ने उन्हें नेतृत्व करने का मौका दिया है, तो क्या कारण हो सकता है इसका? वो एक ऐसे उदाहरण है, एक ऐसे विधायक है जिनको लगातार जनता ने अधिक से अधिक मतों से ही जिताया है। उनका जो व्यवहार है राजनीति से लेकर के लोगों की समस्याएं सुनने के लेकर के उनकी समस्याओं को दूर करने तक का, वो ऐसा है जिसको केंद्र ने देख लिया कि इस इंसान की इस राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे लोगों की ज़रूरत दिल्ली में है। तो इसलिए बृजमोहन अग्रवाल जी अगर दिल्ली जाते हैं तो ये इस क्षेत्र की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है कि वो एक ऐसे सांसद को देखेंगे जो जनहित की समस्याओं को भी एक विधायक की तरह सुनेगा, क्योंकि आज तक लोगों को सांसद से ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रहती कि वे समस्याओं को सुनेंगे, पर बृजमोहन अग्रवाल जी इसमें बिल्कुल खरे उतरेंगे। अच्छा, अगर हम देखें कि दक्षिण के विधानसभा से बृजमोहन अग्रवाल जी को लिया गया है और यदि वो जीत करके आगे जाते हैं तो फिर दक्षिण विधानसभा का क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भी छत्तीसगढ़ में फिलहाल सरकार है, ठीक है। एक विधायक से ना कांग्रेस का ना भाजपा का कुछ नहीं होना है, लेकिन दक्षिण विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं कि जिनको अगर टिकट दिया जाए तो वे बहुत ही अच्छे मतों से जीतेंगे और उस क्षेत्र का विकास भी बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ में रहकर लगातार कर सकते हैं, क्योंकि वे अपने क्षेत्र से भले जा रहे हैं दिल्ली में, लेकिन अपने क्षेत्र का ख्याल रखना नहीं भूलेंगे वो। जी, हमारे साथ में और भी जनता जुड़ी हुई है, हम उनसे जानेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने प्रत्याशी उतार लिए हैं, आप किसे चुनना चाहेंगे सरकार के तौर पे? मैं सरकार के तौर पे तो भारतीय जनता पार्टी को ही चुनूंगा, बृजमोहन अग्रवाल जी को। और बृजमोहन अग्रवाल जी मेरे को लगता है पूरे रायपुर की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए फेवरेट प्रत्याशी हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा हैं, अगर सिर्फ रायपुर को छोड़ करके बाकी सारे लोकसभा को बात करें, क्योंकि अब केंद्र में सरकार बनानी है, तो क्या लगता है कि ये पूरे 11 लोकसभा में कैसा रहेगा चुनाव का इस बार निर्णय? मोदी जी की लहर है, मोदी जी का नाम है और पिछले 10 साल जो मोदी जी ने काम किए हैं, मोदी सरकार का जो काम है उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि पूरी 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी इस बार और अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी। पिछले 10 सालों में छत्तीसगढ़ में क्या विकास देखा आपने? केंद्र सरकार के माध्यम से बहुत सारे यहाँ काम कराए गए हैं, जैसे कि भिलाई में IIT बना है, ये केंद्र सरकार का ही है। एम्स का लगातार और बढ़ाया जा रहा है। रायपुर में रायपुर स्मार्ट सिटी, बिलासपुर स्मार्ट सिटी, 2 यहाँ स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और रेलवे परियोजनाओं का भी बढ़ाया जा रहा है और कई नेशनल हाईवेज़ का भी निर्माण चल रहा है।
नेशनल हाईवे जैसे कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत कोंडागांव, यहाँ से रायपुर से कोंडागांव होते हुए विशाखापट्टनम के लिए निकल रहा है। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो केंद्र सरकार यहाँ लेकर आई है आम जनता के लिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में छत्तीसगढ़ को दूसरी वंदे भारत की सौगात दी है और पहले भी वंदे भारत चला था रायपुर से नागपुर। तो ये जो आवागमन की सुविधा जो मिल रही है, जनता कहती है कि आवागमन की सुविधा दे देने से नहीं होता, इसके रेट को भी आपको उसके अनुसार रखना चाहिए। क्या आपका राय रहेगा? ठीक कहना है, थोड़ा रेट वगैरह भी जनता के हिसाब से होनी चाहिए। हर आदमी के पास उतने पैसे तो होते नहीं हैं। केवल अपन इस बेस पे बीजेपी को ना लाए वो भी गलत चीज़ है। आगे चल के वो भी सुचारू होगा और ऐसे भी अन्य दलों में कोई विशेष अब कैंडिडेट रहे भी नहीं है। आप कांग्रेस देख लीजिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो कुछ है ही नहीं है ना। बाकी और नेताओं का भी वहाँ कोई बोलबाला नहीं। अन्य क्षेत्रीय पार्टी भी है, उसमें भी वैसे के विशेष एक ही विकल्प है माननीय नरेंद्र मोदी। इंडी अलायंस अब जो है लगभग 22 पार्टियों के साथ में मिलकर के चुनाव में उतरी है और अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, अलग अलग जो भी उनके मुद्दे थे उनको लेकर के। अभी बीजेपी का घोषणा पत्र आने वाला है। आप क्या चाहेंगे कि देश के विकास के लिए किस तरह के मुद्दे सामने आए? अब ऐसा है कि गरीब के हितों में काम हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़, कुछ चीज़ें हैं जिसमें सुधार की तो आवश्यकता है, जैसे जीएसटी वगैरह में बहुत सारी कुछ प्रॉब्लमें हैं, उसको सुधारने की ज़रूरत है। बाकी तो गरीब तो हमेशा ही मज़े में रहता है, उसको चावल फ्री मिल जाता है, सब फ्री। बीच में लटकता है मिडिल क्लास। जो सत्य बात है वो है, बीच में लटकता है मिडिल क्लास, उसके लिए सोचना चाहिए। वर्तमान की सरकार के बारे में जब जनता की राय लेते हैं तो वो कहते हैं कि ये सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर ही लोगों को बांट रही है, शिक्षा, बेरोजगारी और अन्य जो वास्तविक मुद्दे हैं जो जनता के, उन पर बात नहीं करती है। क्या देखते हैं आप इस मामलों को? आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश योगी जी 5 साल निपटाए, अभी फिर 5 साल में आ गए। उसके पहले का इतिहास देखिए, अभी का इतिहास देखिए, पूरे माफिया का हिसाब लगते जा रहा है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, माफिया होता है। जैसे विकास दुबे एनकाउंटर हुआ, अतीक अहमद उसका भाई, आज पूरा आतंक ख़त्म हो गया। उसमें धर्म कहाँ से आ रहा है? धर्म कहाँ से आ रहा है भाई? विकास दुबे तो ब्राह्मण का लड़का था ना, चाहती तो उसको योगी सरकार छोड़ सकती थी, चलो इसको सज़ा दे दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। एनकाउंटर तो हुआ है, तो उसमें आप कैसे कह सकते हो कि धर्म के आधार पे सब काम हो रहा है? जी, केंद्र सरकार के और भी बहुत से मुद्दे हैं। केंद्र सरकार बहुत सारे अलग अलग दावों पर बात करती है और कहती है कि वो इन जो कामों के आधार पर इस बार तीसरी बार फिर से सरकार में लाएंगे। जब कश्मीर की बात करें हम, तो जब धारा 370 हटी और उसके बाद इसकी बात पूरे देश भर में चर्चा हुई, तो 370 धारा तो सिर्फ कश्मीर और जम्मू के इलाकों के लिए थी, तो पूरे देश भर में बात होने का कारण? पूरे देश भर में बात इसलिए हो रही भैया कि भारत देश एक अखंड राष्ट्र है। अगर इसी राष्ट्र में अगर एक संविधान ना चल के 2 अलग संविधान और 2 अलग निशान और 2 अलग झंडे चलेंगे तो हर एक देश प्रेमी के लिए इससे बुरी बात नहीं हो सकती है। वहाँ पर धारा 370 समाप्त करने से संविधान एक हुआ, झंडा एक हुआ और साथ में वहाँ विकास के नया आयाम गढ़े जा रहे हैं। रोड, रास्ते, बेसिक सुविधाओं से लेकर सारी सुविधाओं का वहाँ पर फिर से काम हो रहा है। 370 हटने से सिर्फ राष्ट्र की बात नहीं है, वहाँ पर विकास के भी नए आयाम हुए हैं। अभी अगर हम मोदी जी की बात करें, मोदी जी अब युवाओं को साथ में लेकर के आते हैं। हाल ही में अगर आज और कल की ही बात किया जाए तो वो जो अब गेमर जो यूट्यूब पर खेलते हैं उनके साथ उन्होंने बैठ कर के बातचीत की और उनसे उनका बारे में जाना कि टेक्निकल फील्ड में कैसी कैसी चीज़ें होती है। तो कैसा लगता है कि ये जो चुनाव है कि मोदी जी हर तरह से वोटर्स को साधने में लगे हुए हैं? वोटर को साधने की बात नहीं है। अब उनके पिछले 10 वर्ष का कार्यकाल देखेंगे, वे तो हर एक वर्ग के लोगों को साथ लेकर चले हैं। युवाओं से उनका जुड़ाव इसलिए रहा है कि वे खुद ही टेक्नो फ्रेंडली हैं। वो टेक्नोलॉजी को लेकर के चलते, इस उम्र में आकर भी वे सोशल मीडिया से लेकर हर एक टेक्नोलॉजी में आगे रहते हैं। वो युवाओं से ही प्रेरणा लेते हैं कि मैं इस उम्र में आकर भी मैं टेक्नोलॉजी के साथ रहता हूँ। वो इसलिए युवाओं के साथ में हमेशा खड़े होते हैं, समय समय परीक्षाओं में मार्गदर्शन करते हैं। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, उनको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, उनको उद्यमी बनने के लिए उनको सुविधाएं, सुख सुविधाएं सारी सरकार के द्वारा दी गई है। तो युवाओं से जुड़े रहते हैं वो। जी, मोदी जी जब यहाँ पर आएँ या किसी भी अलग राज्य में जाएं तो वहाँ वो जब अपने भाषण की शुरुआत करते हैं
तो उनके कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वो राज्य के जो उनकी भाषा या बोली रहे उनसे शुरुआत करते हैं। क्या लगता है आपको कि ऐसा करके वो जनता को कैसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं? आप जिस माहौल में रहोगे और जिस लोगों के साथ बैठोगे उनको उस माहौल में लेके चलना और उस माहौल में उनके हिसाब से बात करना हर किसी को प्रिय होता है। आज अगर वो युवाओं से भी जुड़ते हैं या किसी क्षेत्रीय विशेष में अगर जाते हैं तो वो क्षेत्रीय विशेष की भाषाओं को बोल के वो लोगों को मतलब अपना बनाने की कोशिश करते हैं। भैया ये काम सिर्फ उनका नहीं है, हर किसी का होता है। आज आप 4 दिन अगर किसी इंग्लिश बोलने वाले बच्चों के साथ बैठोगे तो आप भी अपने से प्रयास इंग्लिश बोलने का ही करोगे। तो ये एक अपनापन में घोलने का काम होता है ये किसी के साथ भी अगर आप बैठोगे ना तो उसमें अपनत्व की भावना आती है अगर उनकी भाषाओं में अगर आप बात करोगे तो। मेरा आप दोनों से आखिरी सवाल कि अब लोकसभा रायपुर को देखा जाए तो यहाँ से कौन सा प्रत्याशी और किस लिए आप किसे चुनेंगे? एकमात्र है बृजमोहन अग्रवाल जी। एक तो सांसद के रूप में लोकप्रिय होंगे ही होंगे क्योंकि वो जन सेवक हैं। साथ में मोदी जी का नाम की लहर जो पूरे देश में चल रही है उसमें छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहेगा। 100% यहाँ से 11 सीटें देश की झोली में जाएंगी और देश में फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी। और आगे के जो 5 वर्ष रहेंगे उन्होंने पहले ही कह दिया है कि वे चुनाव जीतने के हर दूसरे दिन से ही एक्शन मोड में आ जाएंगे और लोगों को देखना है कि वो एक्शन कैसा होगा। कृष्ण जन्मभूमि को भी अपन फ्री करेंगे जी, आप ज्ञानवापी को फ्री करेंगे। आने वाले 5 साल हम देखना ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें बुराई क्या है भाई? हम किसी की जगह नहीं छीन रहे हैं। हमारा जगह जो छीना है, जो इतिहास में हुआ है उसकी सुधार हो रही है, वो भी कानून की प्रक्रिया से हो रही है, ना कि चाहे तो वो ऐसे ही हटा दे। कोई बहुत बड़ी मुद्दा तो है नहीं। और रही बात मोदी जी करने से नहीं होता भैया। जो भी आता है अदर स्टेट का वो इस स्टेट में आता है तो उसको 2-4 शब्द से सिखाए जाते हैं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, बंगाल जाके मो नाचो, भालो अच्छो, केम छे, ये सब लोग ही करते हैं। अब स्टेट के बाहर का कोई भी आदमी जहाँ भी जाएगा, कोई सेलिब्रिटी आता है तो ये वहाँ का लोकल कुछ एक शब्दों का प्रयोग करता है। वो इसलिए करता है कि आपस में थोड़ा सा तालमेल बैठ जाए, और कोई कारण नहीं है। बाकी मोदी जी के परिवार वाले लोग देख लो, कोई उद्योगपति नहीं है, सब सिंपल जीवन जी रहे हैं। बाकी अन्य दलों के आप देख लो, सोनिया गांधी के परिवार वाले लोग देख लो। हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं जी, हम तो आम आदमी है, जो दिख रहा है उसको बता रहे हैं। अब मोदी के परिवार के तौर पे मोदी जी भरे मंच में ये कहते हैं कि पूरी जनता उनकी परिवार है। और कांग्रेस या अन्य पार्टियों के देखें तो जैसे आपने पार्टी के बारे में कहा, तो क्या लगता है कि ये जो मोदी का परिवार वाला कैंपेन भी शुरू किया उन्होंने और जो वो अपने भाषणों में बातों को शामिल करते हैं, तो ये क्या विचार हो सकता है? विचार यही हो सकता है कि सब उनका तो कोई परिवार है ही नहीं। एक प्रकार से देखा जाए तो अपने घर के लोगों को भी ऐसा बोलोगे तो एकदम परिवार की तरह उनको कोई इंडस्ट्रीज खोल ले, कुछ कर ले, ऐसा तो करते नहीं। वो सबको ही परिवार समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। कौन प्रधानमंत्री ने पहले कहा कि ये हमारा परिवार है? बस यही, और कुछ नहीं है ना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये थे रायपुर लोकसभा की जनता जिन्होंने अपनी राय दी इस लोकसभा चुनाव के लिए। कैमरामैन भरत के साथ रिपोर्टर अभय गुप्ता। आप देख रहे थे संदेश भारत।